करना है। शुरुआत में करूंगा रविंद्र सिंह चौहान साहब से, क्योंकि रविंद्र जी हरियाणा में हो, इस समय हरियाणा सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, राजनीतिक जो गहमा गहमी है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में बनी हुई है। तो रविंद्र जी, जो स्थितियां बनी है, कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसको लिया जाए? मतलब जो सूची जारी हो जाने के बाद जो बवाल है, जो सवाल खड़े हुए हैं, कितना और घातक होता जा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और डैमेज कंट्रोल अब शायद बन नहीं पा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी? जी नमस्कार। बिल्कुल सबको नमस्कार सर। ये सही बात है कि बीजेपी ने जो यहाँ हरियाणा में देखा है वैसा कहीं और देखा नहीं। पहली बार बीजेपी को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को तो हमेशा वो आदत है ना सर कि सारे घर के बदल डालूंगा। वो लक्ष्मण सिलवेनिया वाला, तो वो सारे घर के गुजरात में बदल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई आवाज नहीं आई। वैसे ही मध्य प्रदेश में हुए, हर जगह पे ऐसा होता है कि डिसिप्लिन लोग इनके होते हैं और चुपचाप वो सारे फैसले मान लेते हैं। लेकिन हरियाणा में हो गया सर उल्टा। यहाँ पर टिकटें काटी गई, एक आदमी को गई और 6 आदमी खड़े हो गए उसके खिलाफ। लोगों ने पंचायतें कर दी, लोगों ने एक नुक्कड़ सभाएं शुरू कर दी और अपनी अपनी दावेदार अपनी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। उनमें सबसे बड़ा नाम अभी तक जो है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का है। रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। लोकसभा चुनाव की टिकट से मिलने से आधा घंटा पहले उन्होंने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की थी। रानिया विधानसभा से 2019 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, उनको टिकट मिल गई। अमित शाह ने उनके घर में जाके उनको टिकट दी लोकसभा की। क्यों? ताकि किसानों के दिल में अपनी पार्टी को किसानों की रहनुमा बता सकें, क्योंकि ये है चौधरी देवीलाल, जो एक जमाने में किसानों के सबसे बड़े नेता थे, उनके बेटे। उनको इस बार रानिया में वो किसान को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको वहां पर किसी और को दिखाई दिया। उन्होंने टिकट रानिया की काट दी चौधरी रणजीत सिंह की, और अब रणजीत सिंह ने खूंटा गाड़ दिया है कि मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन इंडिपेंडेंट। और ये स्थिति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अपन शुरू करते हैं सर उत्तर हरियाणा से। उत्तर हरियाणा में सबसे बड़े चेहरे ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, जो बार बार ऊंची आवाज में बोल चुके हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा करनाल से मैंने काम किए हैं, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने कहा कि भैया आपकी आवाज में दम है नहीं, आप चले जाओ लाडवा। लाडवा चले गए। अब लाडवा है तो ओबीसी के नेता, लेकिन लाडवा है जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र, वहां चले गए। वो कहते हैं भैया मुझे तो ना कोई जानता है ना मैं किसी को जानता हूं, मुझे हरवा रहे थे तो करनाल से ही हरवा देते, इसके लिए लाडवा क्यों भेजा जा रहा है मेरे को? वहां पर भेज दिया गया है। अभी जो एमएलए है वो कांग्रेस पार्टी का जीता हुआ है, सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी का। बीजेपी वहां से चुनाव हारी हुई है और हारी हुई सीट पर मुख्यमंत्री को भेज दिया, वो भी सीट बदलकर। तो पार्टी के भीतर ओबीसी समुदाय को लेकर कैसी कॉन्स्पिरेसी चल रही है ये देख लीजिए सर आप। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी कहती है हम तो ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ा सम्मान करते हैं। ओबीसी के दूसरे बड़े नेता हैं करणदेव कंबोज, जो कि ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। दूसरे नंबर पर टिकट काटी उनकी, उनको कहा कि भैया तुम ओबीसी हो नहीं, आपको अध्यक्ष बना दिया बहुत है, अब टिकट नहीं मिलेगी। उन्होंने खूंटा गाड़ दिया, वो लड़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन। ये तो हुआ ओबीसी का हाल। 40% ओबीसी हरियाणा में बीजेपी के प्रवक्ता बताते हैं 11 टिकटें दी हैं। सर आप मध्य प्रदेश में बैठे हो, गुणागणित समझते हो, जरा बताना 67 में से 11 सीटें 40% होती हैं क्या? हमारे हरियाणा में तो नहीं होती सर, वहां अगर गणित अलग हो तो पता नहीं, तो यहाँ पे तो 40% नहीं होती। तो यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि भैया इतने झंडाबरदार आप हैं, आप सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के रहनुमा हैं, तो कम से कम उस अनुपात में सीट तो दे देते। जनगणना तो करा नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके पास आंकड़े हैं कि ये 40% हैं, तो उनको टिकट दे देते। वो टिकट देने में भी अब इनको दिक्कत हो गई, इन्होंने वहां पर टिकट काट दी। ओबीसी समुदाय का तो हुआ ये हाल। अब कहानी आ गई किसान की। नंबर 2, किसानों ने 13 महीने तक आंदोलन किया, हम सब ने देखा। किसानों के साथ लगातार जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जिस व्यक्ति ने सहन किया वो थे किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बीजेपी के हरियाणा यूनिट के। अब नंबर 2 पे उनका टिकट काटा सर बीजेपी ने कि भैया तुमने बहुत सहन कर लिया, अब लेकिन टिकट के लायक तुम नहीं हो, टिकट हम लोग देंगे किसी और को, उस व्यक्ति को जो बाहर से आया है, जो बीजेपी का नहीं है, जो मूल विचार के साथ संबंध नहीं रखता, उसका टिकट काट दिया। तीसरे नंबर पे आते हैं सर खिलाड़ी, पहलवान, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार 2014-19 में उन्होंने टिकटें दी 3 खिलाड़ियों को, एक दिया योगेश्वर दत्त को, एक दी बबीता फोगाट को, एक दिया संदीप सिंह को। तीनों को एक चुनाव लड़ाया, एक चुनाव में 2 हार गए, एक जीत गए उसको मंत्री बना दिया। इस बार तीनों का टिकट दिया काट। ये हुआ सर पहलवानों का हिसाब किताब। अब आ गई बात जवानों की। जवानों में साहब आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो 25,000 नौजवान
रोहतक से गए हैं मुख्यमंत्री का घर का घेराव करने, और उनकी डिमांड कुछ नहीं है सर, उनकी डिमांड है कि जो सरकार ने नौकरी के लिए हमसे 2021 में फॉर्म भरवाए थे, एग्जाम लिया था, उस नौकरी की बहाली भरकर तो बस वो एग्जाम तो हमने दे रखा है, सरकार वो नहीं कर पा रही। तो तीन जो सबसे जो बड़े मसले हरियाणा के हैं, उन तीनों पर ये है बीजेपी का स्टैंड। अब बात करते हैं सर बीजेपी के उन राव इंद्रजीत सिंह की। अहिरवाल के बड़े नेता हैं और उन्होंने अपनी बेटी को लड़ झगड़ के टिकट दिलवा दिया। एक टिकट तो मेरी आवाज आ रही है सर? अरे 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 अरे, एक टिकट तो अहिरवाल में, एक टिकट तो वो व्यक्ति लेके आ गए जो अमित शाह के घर गए और ऐसे ऐसे ठसक के साथ बैठे और उनसे टिकट लेके आ गए। उन्होंने कहा भैया टिकट दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस से टिकट लूंगा। उनको घर बुलाया और जेब में टिकट डाल दिया। ऐसा कहीं और देखा सर आपने आज तक? बीजेपी में, बीजेपी तो अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में तो जो हाईकमान है वो सुपर पावरफुल है, लेकिन यहां पर तो विधायक उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए। बादशाहपुर के विधायक, बादशाहपुर के जो कैंडिडेट है राव नरवीर, वो अमित शाह के घर गए और टिकट लेके आ गए। उनका खिलाफत करे थे राव इंद्रजीत की खिलाफत के बावजूद उनको टिकट राव नरवीर को मिल गया। अब इंद्रजीत ने 2 टिकटें दिलवाई, 2 टिकटों में एक दिलाई अमित यादव, उनको टिकट दिलाई, और उनको टिकट जो दिलाई वो दिलाई है उस व्यक्ति की जगह जो फिलहाल सिटिंग एमएलए था। एमएलए को टिकट कहीं और से दिला दी। वो एमएलए कह रहा है कि यार मैंने 5 साल तो यहां पर काम किया, यहां से मुझे हटा के आप बगल वाली सीट पे भेज रहे हो, वहां मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर वो लोग कह रहे हैं यहां से लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से राव इंद्रजीत के भाई, इसलिए जरूरी है यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट वीक हो, और वीक कैंडिडेट होगा तो घर का ही लड़का, घर का ही भाई जो है वो विधायक बन जाएगा, चाहे कांग्रेस से बने। तो ये उनके अंदर की बिसात चल रही है। दूसरा, उनको टिकट दिया है रेवाड़ी से। रेवाड़ी में जिनको पिछली बार टिकट दिया था उन्होंने ताल ठोक दी है कि मैं तो लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, और वहां पर हैं चिरंजीवी राव कैंडिडेट बीजेपी कांग्रेस पार्टी के, जो हैं लालू यादव के दामाद और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे, ताकि उनको भी चुनाव जीतने में कोई दिक्कत ना हो। तो बीजेपी की ये 2 टिकटें उन्होंने बांटी और दोनों टिकटों पे हार जो है उन्होंने निश्चित कर दी, और 2 टिकटें उनके मुखालफत में बट गई, एक राव नरवीर की, एक राव अभय सिंह यादव की। तो ये हुआ उनके बड़े नेता का हाल। अब आ जाइए सर उन नेताओं का जिन्होंने टिकट नहीं मिली, जो मंत्री थे। विशंबर वाल्मीकि प्रदेश में मंत्री थे, उनकी टिकट काट दी गई, उनकी जगह दे दी गई तीन मंत्रियों की टिकट काटी है, 3 मंत्री कुछ टिकट काटी है, 12 विधायक हैं शायद, और साथ साथ जो है नए हैं, उसमें 40 के आसपास नए हैं जो टिकटें हैं, जो आज 67 का जो पहली सूची कल की है उसमें 40 नए हैं, ऐसा कुछ गणित है शायद। और सर नए भी कितने नए हैं, ब्रांड न्यू हैं, 2 दिन पहले पार्टी में आए। हाँ, इतने नए तो कभी देखे ही नहीं। सात जेजेपी के और कुल मिला के 10 जो है आयातित, ऐसा कुछ गणित है वहां। इतने नए हैं सर वो कि अभी तक तो उनको पार्टी के दोनों दफ्तरों का एड्रेस भी नहीं पता होगा, इतने ज्यादा नए हैं वो। तो बिल्कुल 2 दिन पहले पार्टी में आए। और कुछ लोग तो नए होने के साथ साथ सर वो कभी एमएलए भी नहीं रहे, वो कभी मजबूत नेता के तौर पर भी उनको नहीं माना जाता है, तो उनको भी टिकट दे दी, लेकिन बाहर से आए थे इसलिए दे दी। तो इसलिए ये जो विरोध हो रहा है सर, मंत्री जो 20-20, 25-25 साल से पार्टी के साथ थे, उन सब का टिकट काट दिया गया। अब मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 बरस तक जिस तरह से शासन किया, उसके बाद नायब सिंह सैनी ने जो शासन किया, पार्टी तो वैसे ही कमजोर हो गई थी। उस कमजोर पार्टी के बाद इस तरह से टिकटों का बंटवारा करने के बाद पार्टी जो है और कमजोर स्थिति में वो लोग लेके आ गए। और सेंट्रल लीडरशिप जो है सर, वो तो है तो नजदीक में गुड़गांव, हरियाणा के 3 तरफ दिल्ली है सर, या दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, लेकिन एक भी सेंट्रल लीडरशिप का लीडर जो है ना हरियाणा नहीं आ रहा है सर। प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका, लेकिन हरियाणा में रैली करने नहीं आया आज तक। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से लेके आज हम लोग बैठे हैं सर 5 सितंबर शिक्षक दिवस को, प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं आए। ऐसा 10 साल में कोई चुनाव नहीं हुआ है जो प्रधानमंत्री, तमिलनाडु, केरला जहां पे 0 एमएलए जीतते हैं, मेघालय, मिजोरम जहां पर एमएलए 1-2 जीतते हैं, वहां भी 3-3 महीने पहले रैलियां करना शुरू कर देते हैं। पर सर हरियाणा इतना दूर तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग आ ही नहीं रहे। कार्यकर्ता जो बेचारे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज थे, वो इसी बात को लेकर डिप्रेशन में जा रहे हैं कि यार हमारे शीर्ष नेता ही नहीं आ रहे। चलो सर वो बिजी हैं, बहुत बिजी है, वो ना है सर। डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं आ रहे सर, राजनाथ जी, गडकरी साहब नहीं आ रहे सर, पूरे देश में रोड्स जो है वो बनाते हुए घूमते हैं, थोड़ा सा रोड एक बार हरियाणा में भी को बना देते, कोई परियोजना का उद्घाटन करने के लिए नहीं आए। सेंट्रल लीडरशिप
और जो स्टेट की लीडरशिप है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। स्टेट लीडरशिप और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और सरकार और जनता के बीच में बहुत भारी गैप हो गया। तो ऐसी स्थिति में, और ऊपर से तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए तो चारों तरफ से मुसीबतें आ रही हैं। लोगों ने जिक्र किया था कि 4 कोनों से बीजेपी की तकलीफ है, पर यहां तो सर हर कोने से 6-6, 7-7 तकलीफ आ रही है। अब बीजेपी कैसे इसको मैनेज करेगी? कल जो लोग, जिन लोगों को पार्टी का कोई पता ही नहीं है, उन लोगों को टिकट दे दी गई। जो कार्यकर्ता 20-25 साल से दरियां बिछाने में लगे थे, उनको सर नई नई दरियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। अब तो जेजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे यहां भी दरियां लेके आओ, दरियों में आपका एक्सपर्टीज है, आपको मालूम है कौन सी दरियां बढ़िया होती हैं। तो उनके साथ ये हाल हो रहा है। वो बेचारे अपने क्षेत्र में जाके प्रचार करना चाहते हैं पार्टी का, तो लोग अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया आप करते रहो, टिकट तो हम लोग लेके आएंगे, कांग्रेस ही लेके आएगा या फिर कोई जेजेपी लेके आएगा। और परिवारवाद की तो बाहर है सर। परिवारवाद में से तो जो मिला उसको टिकट दे दिया। जिस परिवार के लोगों ने जहां से टिकट मांगा, उन्होंने उसको टिकट दे दिया। और इसकी शुरुआत भी उत्तर हरियाणा से कर लेते हैं। उत्तर हरियाणा में कालका की विधानसभा सीट है, जहां से टिकट दिया है मनु शर्मा के मम्मी को, मनु शर्मा की माताजी को। मनु शर्मा आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दूं, जेसिका लाल हत्याकांड में जो अपराधी थे, जिनको सजा हुई, उनकी माताजी को टिकट दिया गया है। उसके बाद चौधरी बंसीलाल की नवीन जिंदल की मां को नहीं दिया, उनको नहीं दिया। नवीन जिंदल की मां को नहीं दिया, तो वो इंडिपेंडेंट लड़ जा रही है सर। और जितने परिवारों ने टिकट मांगा वो भर भर के। और एक और बात आखिरी कह के खत्म करता हूं सर, 8 महिलाओं को टिकट दिया 67 में। मेरे गणित में तो 33% होता नहीं सर ये। अगर आपके पास कोई और एल्गोरिथम का गणित हो तो आप मुझे बताइए, 33% होता हो तो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये कम पड़ रहा है सर। तो बीजेपी कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, और इसीलिए ये भारी विरोध है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। जिन लोगों ने विरोध किया उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश भी नहीं की जा रही है। राजस्थान चुनाव में हमने देखा था कि जिस व्यक्ति ने विरोध किया, यहां से लोगों को उनको शांत करने के लिए भेजा गया, लेकिन यहां ऐसा हो ही नहीं रहा है। इस बार जिसने विरोध किया उनको शांत करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। मुझे लगता है सेंट्रल लीडरशिप पहले हार मान चुकी, अब स्टेट लीडरशिप भी हार मान रही है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति भी हारने की हो जाए उस तरफ भी कदम नहीं बढ़ा रहे जा रहे हैं। तो हालात बीजेपी की फिलहाल जो है हर तरफ से सर इस तरह की दिख रही है। मैं रवीन जी से पूछना चाहूंगा, रवीन सर, कुछ हरियाणा में कुछ गाड़ी पटरी पे लौटने की छुटपुट गुंजाइश दिखती है आपको? इनका जो घोषणा पत्र आने वाला है भारतीय जनता पार्टी, क्या दांव खेल सकते हैं? क्या संभावनाएं आप देख पा रहे हैं हरियाणा को सीमित करते हुए, यदि मैं पूछूं तो आपसे? ये जो सुधीर सर ने अभी बोला ना, लक्ष्मण नापा का नाम बताया कि उन्होंने, वो अभी खबर आई है। एक चीज और बीच में एक चीज और बोलूंगा। कल हम जब जम्मू कश्मीर को लेकर बात कर रहे थे, तो कल वहां से जो हमारे पैनलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बड़ी धमाकेदार बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में जो कुछ हुआ, यदि वो उसकी पुनरावृत्ति वैष्णो देवी में हो जाए तो आश्चर्य न कीजिएगा। मतलब अगर वैष्णो देवी जैसी जगह आप हार रहे हो, तो जो आपको उम्मीद है बीजेपी को जम्मू से, कल्पना करिए कि क्या जाके नतीजे संभावनाएं बन सकती हैं। मैं बीच में उसमें चूंकि बात अभी सुधीर जी कर रहे थे कि वहां से क्या कुछ गणित है जम्मू कश्मीर में, तो एक ये भी टिप्पणी कल लेकर कराई थी। आप कंटिन्यू करिएगा आप अपनी बात को रवि सर। ये अभी सुधीर सर ने अभी बोला लक्ष्मण नापा के बारे में, जो रतिया से एमएलए हैं, उनको टिकट नहीं मिला। अभी खबर आ रही है कि अपने समर्थकों के साथ भूपेंद्र हुड्डा के घर पहुंच गए हैं, अभी भी की खबर जी। तो अभी ये खबर आ रही है आयाराम गयाराम जो कह रहे हैं सुधीर सर, आपने अपडेट कर दिया। थैंक यू। हाँ, तो ये स्थिति हो रही है सर, अदला बदली इस तरीके से हो रही है, और लोगों को भरोसा देखिए कांग्रेस पर हो रहा है। और लेकिन अपन एक बात ना समझे, भूलें सर, कि कांग्रेस पार्टी के जो बताया जाता है बार बार कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग दल हैं, धड़ेबंदी है, तो कांग्रेस अब उस धड़ेबंदी से भी फायदा उठा रही है। कांग्रेस अब जो है, एक पक्ष का नेता, जाटों का नेता अगर भूपेंद्र हुड्डा के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, तो दलितों को एक साथ रखने के लिए उन्होंने शैलजा को भी एक बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। और ये दोनों जो जातियां हैं, दलित 21% और जाट जो है वो 27% है, तो ये दोनों मिलके हमारे गणित में 48 होते हैं। बीजेपी के गणित में कितने होते हैं वो नहीं पता सर। साथ में जो एक घोषणा पत्र की मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ आप देखते हैं क्या कुछ दांव खेल सकते हैं ये लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घोषणा पत्र में जो अभी तक इन्होंने जिस तरह की जो घोषणाएं की संकेत जी, जो इलेक्शन के पहले जिस तरह की घोषणाएं की हैं,
उन्हीं घोषणाओं को अमल में लेके आएंगे, चाहे वो नौकरी से जुड़ा मामला हो या महिलाओं को उन्होंने कहा कि 50% जो पंचायत राज में हिस्सेदारी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कैश की कोई स्कीम जरूर लेके आनी पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जहां जहां पर चुनाव जीतती है वहां पर वो कैश की स्कीम को जरूर लेके आती है। और युवा जो नाराज है रोजगार और जो स्पोर्ट्स पर्सन है और अग्निवीर, उन लोगों के लिए अगर कोई योजना लेके आएगी तो कहीं थोड़ा बहुत फुटहोल्ड बीजेपी को मिल सकता है, नहीं तो बीजेपी के लिए स्थिति खराब है। और मैनिफेस्टो कमिटीज की मीटिंग तो हो रही है, उसमें लीडर, लोकल लीडर इन्वॉल्व है, केंद्रीय नेतृत्व में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बहुत जल्द, मुझे लगता है 1-2 दिन में थोड़ी सी और खबर उसके बारे में अपने को मिलेगी, तो दर्शकों से वो भी साझा करेंगे।